नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईटी स्टडी पॉइंट पे, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की। पेट में हमारा जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के बारे में हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिससे हमारा थ्योरी और क्वेश्चन पार्ट दोनों ही कवर हो जाए। तो जिन लोगों को अपनी तैयारी और भी अच्छी और बेहतरीन बनानी है, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। कितने भागों में वैदिक काल का विभाजन किया गया है? तो दो भागों में किया गया है। पहला जो विभाजन है ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। कितना माना गया है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है ऋग्वैदिक काल को। और उत्तर वैदिक काल जो है इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। कितने से कितना? कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। किसने? ये मैक्स मूलर जी थे। उन्होंने आर्यों का जो मूल निवास है मध्य एशिया को माना है। अगला पॉइंट है हमारा भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। कौन से? सप्त सिंधु क्षेत्र में सबसे पहले आर्य जो थे वो बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। तो इसमें क्या पॉइंट है कि वैदिक संस्कृति में जो वैदिक काल है कितने भागों में क्लासिफाइड हुआ? टू डिवीजन में, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक का टाइमिंग क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक की टाइमिंग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और मैक्स मूलर जी ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना। भारत में आर्य जो है सर्वप्रथम कहाँ पे आए? सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। अब हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट जो डिवाइड हुआ है ऋग्वैदिक काल के बारे में, सारी डिटेल जानेंगे। ऋग्वैदिक काल, देखिए ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। कि छोटे छोटे कबीलों में ये विभक्त थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा गया। क्या कहा गया? कबीले को कहा जाता है। इसमें ऋग्वैदिक काल में जन कहा गया है। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था। अब देखिए ऋग्वैदिक साहित्य के कबीले को जन कहा गया। अब जब जन हो गया कबीला, तो कबीले का जो सरदार हुआ उसको क्या कहेंगे? राजन कहते हैं। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, जो शासक होते थे। अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या होती थी? आज भी है, लेकिन उस टाइम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल या फिर परिवार मिला करके ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। कुल या परिवार इनको मिला करके क्या बनते थे? ग्राम यानी गांव बनते थे। उनका प्रधान कौन होता था? ग्रामणी होता था। और कई ग्राम मिलकर विश होता था। ठीक है, विश बनता था, मतलब कई जब गाँव को मिला लेते थे कई ग्राम, तो विश बनता था, जिसका प्रधान विशपति होता था। ठीक है, अब जब कई सारे ग्राम मिलकर विश बन गए तो उनका जो प्रधान होगा उसे क्या कहेंगे? विशपति कहेंगे। तथा कई विश मिलकर जन होता था। ठीक है, जिसका प्रधान राजा या राजन होता था। ये ऋग्वैदिक काल के बारे में हमारी डिटेल थी। आगे बढ़ते हैं हम ऋग्वैदिक काल में, कि ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जन का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 275 बार। और विष का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 170 बार हुआ है।
अगला पॉइंट है सभा। सभा और समिति, इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप पिछले पेपर उठा करके देख सकते हैं। देखिए सभा समिति विद्य एवं गण राजनीतिक संस्थाएं थी। दो संस्थाएं, एक सभा और समिति, विद्य एवं गण राजनीतिक संस्थाएं थी। परिवार कैसा होता था? पितृ सत्तात्मक होता था। अगला पॉइंट है कि समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। पहले क्या होता था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मों पे, जो जिसके कर्म थे उसके आधार पे ही वो होती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन से मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। किसमें? पुरुष सूक्त में जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था तथा यव यानी जौ मुख्य खाद्य पदार्थ था। किसका? आर्यों का। सोम आर्यों का मुख्य क्या था? पीने वाला पदार्थ, ठीक है। और यव यानी जौ मुख्य खाने वाला पदार्थ था। अगला पॉइंट है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में क्या क्या नहीं प्रचलित था? पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये जो चीज़ें थी ये नहीं थी। उस टाइम विधवा विवाह और नियोग प्रथा, पुनर्विवाह, ये सारी चीज़ें थी, यानी कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियाँ जो थी उनका आधुनिक नाम अब क्या हो गया है ये भी जानना है। प्राचीन नाम क्या था और अभी आधुनिक नाम, मतलब प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले जो हमारी नदी है कुबू, कौन सी है? प्राचीन नदी का नाम है कुबू, तो इसका नाम क्या है? आधुनिक नाम कुर्रम। कुबू का कौन सा नाम हो गया है? कुबू कुर्रम। दूसरी वितस्ता, वितस्ता की हो गई है झेलम। वितस्ता का नाम क्या है? झेलम। कुबू का कुर्रम, वितस्ता का झेलम। परुष्णी नदी का रावी नदी, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी। विपाशा, विपाशा नदी का क्या होगा? व्यास। विपाशा का क्या हो जाएगा? व्यास आधुनिक नाम हो गया है। देखिए कुबू का कुर्रम, वितस्ता का झेलम, परुष्णी का रावी, विपाशा का व्यास नदी हो गया है। अभी इस टाइम बोलते हैं व्यास नदी। दृष्टदिति, दृष्टदिति का नाम क्या है? घग्घर हो गया है नाम। दृष्टदिति नदी का नाम क्या हो गया है? घग्घर। सुवास्तु, सुवास्तु नदी थी उसका नाम हो गया है स्वात। क्या नाम हो गया है? स्वात हो गया है। कुभा, कुभा नदी, कुभा का नाम काबुल, कुभा का काबुल। अस्किनी, अस्किनी का नाम है चिनाब नदी। क्या है अस्किनी का नाम? तो अस्किनी का नाम है चिनाब। शत्रुदी, शत्रुदी का नाम सतलुज। क्या नाम है? सतलज। आजकल जो हम सतलज नदी पढ़ते हैं उसका पहले क्या नाम था? शत्रुदी। और अगला है हमारी कौन सी नदी? अगली सदा नीरा। सदा नीरा को हम क्या कहते हैं आजकल? गंडक। क्या कहते हैं सदा नीरा को? गंडक कहते हैं। और आती है अगली नदी हमारी गोमती। कौन सी नदी आती है? गोमती। गोमती को हम क्या जो है बोलते हैं? आधुनिक नाम क्या है? गोमल। क्या नाम है? गोमल। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए कुभू कुर्रम, वितस्ता झेलम, परुष्णी रावी, विपाशा व्यास, दृष्टदिति घग्घर, सुवास्तु स्वात, कुभा काबुल, अस्किनी, चिनाब, शत्रुदी, सतलुज, सदानीरा, गंडक, गोमती का नाम क्या है? गोमल। इनमें से एक नदी पूछी जाती है हमेशा, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती, ठीक है, सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है पवित्र नदी मानी जाती है। पवित्र मानी जाती है क्या? अगर सबसे ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी पूछेंगे तो कौन सी आएगी? सरस्वती आएगी। और अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व जो है किस देवता को हो? इंद्र को। किसको है? इंद्र को। तथा इनके उपरांत अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया है, मतलब किया गया था। तो सबसे ज़्यादा अगर पवित्र नदी कौन सी मानी जाएगी तो सरस्वती। कौन से देवता की पूजा होती थी? इंद्र। अगर इंद्र की बात हटा दी जाए, उसके उपरांत देखा जाए तो अग्नि व वरुण देव को प्रधानता दी गई है।
बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है इंद्र को? पुरंदर, किले को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं। कितने हैं? 250 सूक्त हैं। हमने ऋग्वेद के बारे में ये क्या है, पूरी डिटेल पढ़ ली। अब हम आते हैं, अगला जो विभाजन किया गया था उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। क्या थी? बड़े राज्य और जनपदों की स्थापना। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक संगठन की मुख्य क्वालिटी थी वो। अगला पॉइंट क्या कहता है कि राजत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। कौन से ब्राह्मण में? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है या किया गया है। अगला पॉइंट है कि इस काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व बढ़ा। उनका पद जो है क्या हो गया? वंशानुगत हो गया, कि राजा का लड़का राजा बनेगा, उनका पद वंशानुगत हो गया। अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। कैसे होते थे? पितृसत्तात्मक होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। कैसी? ये ज्वाइंट फैमिली की जो प्रथा थी वो उत्तर वैदिक काल में थी, जो आजकल भी अक्सर होती है, लेकिन पहले क्या था? इस टाइम उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी परिवार की, और ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित हो गई। देखिए, ऋग्वैदिक काल में क्या पढ़ा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्मों के आधार पर बटे थे। अभी क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर बदल गए, कर्म के आधार पर नहीं। अगला पॉइंट है हमारा कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। क्या होता है उत्तर वैदिक काल में? कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, इसमें नहीं अच्छी है। उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में क्या है कि उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक जो राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं थे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। कौन से उपनिषद में? अगर पूछा जाए कौन से उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, तो जाबालोपनिषद में। कौन सी? जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन सब का क्या है? इन चारों का संन्यास और संन्यास का विवरण मिलता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि धार्मिक एवं यज्ञीय कर्म कांडों में जटिलता आई। धार्मिक और यज्ञीय जो कर्म कांड चलते थे उनमें क्या हुई? जटिलता आई। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी शिव थे। उसमें कौन थे? इंद्र थे। लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में कौन आ गए देवता? प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव, रुद्र आ गए। अगला पॉइंट है कि लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा, एटा जिला, उत्तर प्रदेश से मिला। लोहे के जो यूज़ हैं, लोहे के प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिला? अतरंजी खेड़ा, एटा जिला जो उत्तर प्रदेश का है, अतरंजी खेड़ा में मिला। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं षड दर्शन एवं उनके रचयिता। ये जो 6 दर्शन हैं, दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे। षड दर्शन एवं उनके रचयिता। दर्शन और रचयिता, सबसे पहला कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल मुनि जी हैं। कौन है? सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि। अब पतंजलि का तो सबको याद ही हो जाएगा। पतंजलि वाले बाबा रामदेव क्या सिखाते रहते हैं? योगा सिखाते रहते हैं कि फिट रहने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए योगा करिए। तो योग दर्शन पतंजलि। योग से जैसे योग की बात आए तुरंत याद करिए पतंजलि। पतंजलि का प्रोडक्ट खाइए, योगा कीजिए। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि जी, न्याय दर्शन गौतम बुद्ध जी क्या सिखाते थे? न्याय की बात,
सच के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे चलना। गौतम बुद्ध जी यही तो बताते थे कि सत्य के मार्ग पे चलना, हम मोह माया छोड़ करके जो हकीकत है उसमें जियो। न्याय, तो न्याय किसने बताया है? गौतम जी ने। और पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन है? जैमिनी। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी जी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। कौन? बादरायण। और वैशेषिक के हैं कणाद या उलूक। वैशेषिक दर्शन के कौन हैं? कणाद या फिर उलूक। आगे हम लोग बढ़ेंगे, वैदिक साहित्य की बात करेंगे। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी है वेदों की संख्या? 4। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, तीसरा है कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद फिर अथर्ववेद। तो हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सूक्त कितने हैं? 1028। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। अगला वेद हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। सामवेद में जो मंत्र हैं, यज्ञ होता है, यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किसे? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल यानी बेस कहा जाता है। अगला वेद पढ़ेंगे हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या कहता है कि यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य तथा गद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद के अलावा किसी की भी रचना दोनों में नहीं की गई है, गद्य और पद्य, लेकिन यजुर्वेद की जो रचना है वह गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अगला हम वेद पढ़ेंगे अथर्ववेद। इसमें ब्राह्मण ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, यंत्र तंत्र यानी तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इन सब औषधि प्रयोग, इन सब का क्या है? वर्णन है। अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषदों के बारे में। किसके बारे में? उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उपनिषद के बारे में क्या है कि ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। कैसा विषय? ब्रह्म विषयक होने के कारण उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। अगला पॉइंट है कि इनकी संख्या, किसकी? उपनिषद की संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट हमारा आता है, पढ़ेंगे वेदांग। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। वेदांग में वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इनकी संख्या कितनी होती है वेदांगों की? 6। देखिए वेद कितने होते हैं? 4। वेदांग कितने होते हैं? 6। उपनिषद कितने होते हैं? 108। उपनिषद कितने होते हैं? 108। और पुराण कितने हैं? 18। ये याद रखेगा चारों पॉइंट, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये क्या हैं? वेदांग हैं। अगला पॉइंट है स्मृति। स्मृति के बारे में पढ़ेंगे। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्मृतियों को? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा ईस्वी के मध्य की गई। अगला पॉइंट पढ़ेंगे पुराण। पुराण की संख्या कितनी अभी हमने बताई थी? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सर्वाधिक प्राचीन एवं
प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। सबसे ज़्यादा प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख है। तो वेद कितने हैं? 4, वेदांग कितने हैं? 6, पुराण कितने हैं? 18 और उपनिषद कितने हैं? 108। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन। थ्योरी वाला हमारा आज का जो कंटेंट था वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ए सप्त सिंधु प्रदेश, बी गंगा यमुना दोआब, सी घग्गर हटका पाट, डी इनमें से इन सभी जगहों पर। तो बताइए, हमने पढ़ाया था अभी कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश यानी सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले का ए ऑप्शन सही है। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। सभी लोग जानते हैं ऋग्वैदिक काल के इंद्र, उत्तर वैदिक काल के ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो पवित्र नदी हमने आपको पढ़ाई थी, सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में कौन थी? सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती नदी जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी थी। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की, प्रकृति की। तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी जो है पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ए पुरोहित, शूद्र, सेनानी या सोमरस। तो किसका सबसे पहले जो है 10वें मंडल में उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन नंबर बी शूद्र का मिलता है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो सभी लोग जानते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस उसमें है? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख, जो कि सूर्य को संबोधित करने वाले सावित्री को जो है संबोधित करता है। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली या प्राकृत। कौन सी भाषा थी ऋग्वैदिक आर्यों की? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, संस्कृत जो है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? किसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद की जो रचना है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि, मुद्रा, दास, गाय। किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर डी गाय जो है उसका विनिमय के माध्यम में प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत, परिषद। बताइए ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था क्या थी? ऑप्शन नंबर ए सभा। आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो सुमेलित, इसमें क्या पूछ लिएगा? नहीं है, नहीं को टिक कर लीजिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वितस्ता, विपाशा, परुष्णी, कुंभा। अब बताइए किसका नाम क्या है इसमें सही? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं? वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, कुंभा, सुवास्तु। कौन सा ऑप्शन इसमें 12 में गलत? ऑप्शन नंबर डी गलत है। वितस्ता का तो झेलम होता ही है, विपाशा का व्यास, परुष्णी का रावी, तो कुंभा का कुर्रम होता है ना, सुवास्तु नहीं, तो गलत है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था कौन? उत्तर वैदिक काल का था इंद्र, विष्णु, प्रजापति या शिव। कौन से उत्तर वैदिक काल के इंपॉर्टेंट देवता थे? तो प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आएंगे
अगले क्वेश्चन पे कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। तो उन्होंने किसकी खोज की? लोहे की उत्तर वैदिक कालीन वाले लोगों ने खोज की, लोहे की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद? कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।